नमस्कार, मैं समरभूमि सरोज शर्मा। माओवादियों के 7 दिन का प्रतिरोध सप्ताह और 1 दिन का बंद समाप्त हो गया और इसके साथ ही माओवादियों ने नई चुनौती पेश कर दी है भारत सरकार के सामने। भारत सरकार के जो दावे थे 31 मार्च 26 तक माओवादियों को भारत से समाप्त कर देंगे, उसमें कई सारे दावे प्रतिदावे होते रहे, लेकिन अमित शाह के ही बात कहा जाए अगर, उनकी ही जबान से बात सुनी जाए अगर, तो उन्होंने साफ कहा है कि अब वो 31 मार्च 26 तक माओवादियों को भारत से समाप्त नहीं कर सकेंगे। इसी बीच में जो प्रतिरोध सप्ताह और बंद का मामला था, ये भी माओवादियों ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया इसको। और प्रतिरोध सप्ताह के दौरान ही जिस तरह से हजारों सीआरपीएफ जवानों और पुलिस की तैनाती के बावजूद उन्होंने जिस तरह से सीआरपीएफ जवानों की हत्या किया है और उन्हें घायल किया है, इसके बाद टावर को भी आग लगाया है, और इसके बाद जो 15 अक्टूबर का उनका बंद का आह्वान था, उस आह्वान को भी सफलतापूर्वक उन्होंने पूरा किया है। यह भारत सरकार के सामने जो चुनौती पेश हुआ है, वो अपने आप में एक नई बात है, नई संभावना है। क्या हुआ है, आइए इस पर अब बात करते हैं और ये भी जानते हैं कि किस तरह से सारंडा के जंगलों को घेर लिया गया है और माओवादियों की सफाई के लिए हजारों की तादाद मतलब 25,000 से अधिक जवानों को वहाँ पर तैनात किया गया है। क्या मसला है, आइए हम बात करते हैं। विगत दिनों जिस तरीके से माओवादियों पर लगातार हमले हुए हैं, उनके बहुत सारे लोग सरेंडर किए हैं और अब उसके जो शीर्ष नेता रहे हैं, जो पुलिस मेंबर खुद को कहते थे, सोनू उर्फ वेणुगोपाल, उनका सरेंडर भी हो चुका है। और ऐसे परिस्थिति में जब पूरी तरीके से माओवादियों ने अपने पर्चे का माध्यम से अनाउंस किया था कि वह जो है 8 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक प्रतिरोध सप्ताह मनाएंगे 5 राज्यों में, और पाँचों राज्य में 1 दिन का 15 अक्टूबर को बंद रखेंगे। इन पूरे 8 दिनों के अंदर पूरी व्यवस्था ठप पड़ी रही और जिस तरह से सारंडा के घने जंगल में आईडी के कई विस्फोट के करके सीआरपीएफ के 60 बटालियन के जवान को गंभीर रूप से घायल कर दिया, वहीं उनके हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर को मार डाला। और महेंद्र लश्कर वही व्यक्ति हैं जो कि आपको असम के रहने वाले हैं और यहाँ पर आकर के वो जान गंवाए। इस माध्यम के कारण यह बोल सकते हैं कि माओवादियों की जो मंशा थी, उन्होंने महेंद्र लश्कर के जरिए अपने संदेश को झारखंड से लेकर के बिहार होते हुए असम तक पहुंचा दिया। ये उनके प्रतिरोध सप्ताह के दौरान की बात थी। इसके बाद उन्होंने कई टावर फूके, इसमें एयरटेल के टावर भी थे, जिस वजह से कि नेटवर्क समस्याएं बाधित हुई। और इन तमाम चीज़ों के बाद उन्होंने 1 दिन का बंद रखा, जिसका भी प्रभाव उन इलाकों में अच्छी खासी रही जहां पर माओवादियों का प्रभाव है। जहां माओवादियों का प्रभाव नहीं है, वहां पर इसकी जो प्रभाव था कम देखा गया। लेकिन जो भी था, यह अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी उस दौर में, जबकि माओवादियों के एक घरे जो सरेंडर कर गया पुलिस के सामने में हथियार त्यागने की बात बोलते बोलते, वहीं पर वह घरा जो कि सशस्त्र संघर्ष चलाने की बात करते रहे, वो लोगों ने इस तरह के प्रतिरोध करके साबित कर दिया कि लड़ाई जारी रहेगी, युद्ध जारी रहेगा। इसलिए यह प्रतिरोध सप्ताह और ये बंद बहुत बड़ा संदेश देता है और मायने रखता है। इसी बीच एक खबर आई है कि माओवादियों की टोली जो सारंडा के जंगलों में छिपे हुए थे, वहाँ पर उनको 25,000 सीआरपीएफ की जवानों के माध्यम से घेर लिया गया है। माओवादी संख्या कितनी है? मात्र 50-55, लेकिन घेरा कितने लोगों ने है उसको? जवानों ने घेरा कितना है? 25,000 जवान। मतलब आप समझ सकते हैं कि युद्ध का लड़ने का भी जो एक नियम था, एक सिस्टम था, वो सिस्टम को भी अब कहीं नहीं माना जा रहा है और एक आदमी को घेरने के लिए हजारों की तादाद में फोर्स तैनात किया गया है। इसके बाद भी जो है पुलिस सफलता हासिल नहीं कर पा रही है। खबर के अनुसार झारखंड के सारंडा में 1 करोड़ के नामी माओवादी और उनके 65 साथियों की मजबूत घेराबंदी शुरू कर दी गई है। झारखंड की सीमा में 5 और उड़ीसा की सीमा में 3 कैंप के जरिए माओवादियों की घेराबंदी का प्लान तैयार किया गया है।
दोनों ही राज्यों की सीमा पर कैंप का निर्माण भी शुरू कर दिया गया है। झारखंड में माओवादियों का सबसे मजबूत दस्ता फिलहाल सारंडा के मंकी रिजर्व फॉरेस्ट में डेरा डाले हुए है। 15,000 से अधिक सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को घेर रखा है, लेकिन मजबूत आईईडी जो कि वहाँ पर ज़मीन के अंदर गाड़ के रखा जाता है, विस्फोटक की जाल की वजह से सुरक्षा बल नक्सलियों की मांद तक पहुँचने में अब तक विफल साबित हुए हैं। मार्च 26 तक माओवादियों के सफाई को लक्ष्य मानकर आगे बढ़ रहे सुरक्षा बलों ने हर हाल में सारंडा फतह करने की कोशिश में हैं। इसी क्रम में अब माओवादियों के फरार होने की एकमात्र जगह उड़ीसा बॉर्डर पर भी नाकेबंदी शुरू कर दी गई है। झारखंड पुलिस और उड़ीसा पुलिस ने संयुक्त रूप से सारंडा में डेरा डाले हुए नक्सलियों की घेराबंदी शुरू कर दिया है, ताकि माओवादियों के खतरे को जड़ से समाप्त किया जा सके। माओवादियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के लिए 8 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए जा रहे हैं। आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज ने बताया है कि लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ साथ नक्सलियों के खिलाफ बड़े अभियान के लिए उड़ीसा और झारखंड में नए कैंप स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें 3 कैंप उड़ीसा और 5 झारखंड में की सीमा में बनाए जा रहे हैं। यह कैंप माओवादियों के आवागमन को पूरी तरह रोक देंगे। खुफिया सूचना के आधार पर बनाए गए ये कैंप माओवादियों के राशन, पानी और दैनिक जरूरतों की आपूर्ति को बाधित करेंगे। इससे माओवादी जंगल से बाहर निकलने में असमर्थ होंगे, जिससे उनकी गतिविधियां कमजोर पड़ेगी। झारखंड पुलिस ने माओवादियों को आत्मसमर्पण करने का अवसर दिया है, अन्यथा सख्ती से निपटने का भी फरमान सुनाया है। सारंडा के नक्सलियों को हाल के दिनों में उड़ीसा से मदद मिलने लगी थी। पिछले महीने ही नक्सलियों ने एक बड़े विस्फोटक बड़े ट्रक को लूट लिया था, जिसमें उड़ीसा के कुछ अंडरग्राउंड वर्करों ने नक्सलियों की मदद की थी। सारंडा में 1 करोड़ के नामी नक्सली सहित लगभग 65 से अधिक नक्सली कैडर जंगलों और पहाड़ों में घिरे हुए हैं। आईडी बमों के जरिए अब तक वे अपने आप को सुरक्षित रखने में कामयाब रहे हैं, लेकिन अब नक्सलियों के विस्फोटक भी खत्म होने के कगार पर हैं। यही वजह है कि विस्फोटक हासिल करने के लिए 1 करोड़ के इनामी अनल ने उड़ीसा में अपने एक बेहद विश्वस्त व्यक्ति जॉर्ज से संपर्क साधा और किसी भी तरह से विस्फोटक लूट करवाने की बात कही। जॉर्ज ने अनल को यह सूचना दी कि उड़ीसा के खदानों में जो विस्फोटक सप्लाई होता है वह ट्रक से जाता है, उसे अगर लूट लिया जाए तो भारी मात्रा में विस्फोटक जमा किया जा सकता है। जॉर्ज की सूचना पर अनल दस्ते के नक्सलियों ने 27 मई 2025 को विस्फोटक से भरे ट्रक को लूट लिया था और विस्फोटक को सारंडा के जंगल में ले गए। विस्फोटक लूटे जाने की सूचना पर झारखंड और उड़ीसा की पुलिस दोनों ही सतर्क हुई और एक बड़ा अभियान चलाकर लूटे गए विस्फोटक का लगभग 80% बरामद कर लिया गया। इसी बीच उड़ीसा पुलिस को यह जानकारी मिली कि राउरकेला का रहने वाला जॉर्ज झारखंड के बड़े नक्सलियों का सहयोगी है। सूचना के आधार पर राउरकेला पुलिस के द्वारा जॉर्ज को गिरफ्तार किया गया। उड़ीसा पुलिस के सामने जॉर्ज के कई बड़े खुलासे किए हैं। जॉर्ज ने बहुत बड़े खुलासे किए हैं। जो भी खुलासे किए हों, राउरकेला के एसपी नितेश बागवानी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि जॉर्ज और झारखंड की नक्सलियों के संबंध की परत दर परत जाँच की गई है। उड़ीसा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जॉर्ज को लेकर जो बातें सामने आई है वह बेहद खतरनाक है। जॉर्ज की सूचनाओं केवल विस्फोटक की जानकारी साझा करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि पुलिस के पूरे मूवमेंट पर भी वह नज़र रखता था। उसके पास ऐसे कई अहम जानकारियां थी जिसका फ़ायदा उठाकर नक्सली किसी वारदात को अंजाम दे सकते थे, जो विस्फोटकों की लूट से भी बरी हो सकती थी। झारखंड के कई घोर नक्सल प्रभावित इलाके अब शांति की ओर बढ़ रहे हैं। बोकारो, गिरिडीह, रांची, धनबाद, पलामू, लातेहार, सरायकेला, गढ़वा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, चतरा और हजारीबाग जैसे जिलों में माओवादी गतिविधियां लगभग समाप्त हो चुकी है। झारखंड पुलिस के अनुसार पूरे राज्य में अब केवल 85 माओवादी सक्रिय हैं, जिनमें 45 इनामी हैं। इनमें से 65 माओवादी सारंडा क्षेत्र में केंद्रित हैं, जहां बड़े इनामी माओवादी जिन पर 1-1 करोड़, 25 लाख, 10 लाख और 5 लाख के इनाम हैं, वहाँ छिपे हुए हैं। झारखंड को नक्सली मुक्त करने में सबसे बड़ी बाधा सारंडा ही है। झारखंड पुलिस की रिपोर्ट बताती है कि वर्तमान में झारखंड में नक्सलियों की कमान 1 करोड़ के इनामी माओवादी जो पोलिट ब्यूरो मेंबर हैं मिसिर बेसरा के हाथ में है। मिसिर बेसरा के साथ में 60 खूंखार नक्सलियों की एक पूरी टीम है, जिसमें केंद्रीय कमेटी के मेंबर अनलदा और असीम मंडल के अलावा बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी के मेंबर सुशांत सहित अन्य नक्सली भी शामिल हैं।
ये सभी कोल्हान में डेरा डाले हुए हैं। इसके अलावा 20 से 25 माओवादियों के दस्ते अब दस्ते वाला एक ग्रुप कुख्यात नक्सली कमांडर अजय महतो के लिए काम कर रहा है। यह दस्ता भी पश्चिम सिंहभूम में कैंप कर रहा है। नक्सलियों की सुरक्षा बलों की शक्ति भी का असर दिख रहा है। साल 25 में अब तक 32 माओवादियों को मार गिराया गया है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों ने खुलासा किया है कि कई अन्य साथी मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं, लेकिन विश्वसनीय मध्यस्थता की कमी बाधा बन रही है। झारखंड पुलिस ने मार्च 26 तक माओवाद को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में संयुक्त अभियान और सुरक्षा कैंपों की रणनीति माओवादियों को तोड़ने में प्रभावी साबित हो रही है। सुरक्षा कैंपों की स्थापना से माओवादियों को टूटने की उम्मीद है। इन कैंपों से न केवल उनकी आपूर्ति रुकेगी, बल्कि उनके प्लान के रास्ते ही बंद होंगे। झारखंड पुलिस की यह रणनीति न केवल माओवादी उन्मूलन में मददगार होगी, बल्कि प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। सरकार पूरे देश में माओवादियों के खिलाफ जो अभियान छेड़ी है, उसका जो सार तत्व है वो यही है कि पहली बार इस देश में असली दुश्मन एक दूसरे के सामने मौजूद हैं। आरएसएस बनाम माओवादियों की यह जंग कहां तक पहुंचती है और कितने लोगों की बलि लेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये जो संघर्ष है, ये युद्ध है, थमने नहीं जा रहा है। जिस तरह से सरकार अमित शाह ने घोषणा किया था कि 31 मार्च 26 का गीत गा रहे हैं वो, तो ये गीत जो है फिसड्डी ही साबित होगी। कारण यही है कि इस युद्ध में जनता की जो समस्याएं हैं वो पूरी नहीं हो रही है। पुलिस पूरी निःसंसता और निर्ममता के साथ न केवल माओवादियों के साथ निपट रही है, बल्कि उतनी ही निःसंसता और नफरत के साथ वह देश के आम नागरिकों की भी हत्या कर रही है। शिक्षा रोजगार की मांग करने वाले युवाओं पर लाठियाँ चलाई जा रही है। और आप जान रहे हैं लद्दाख में जिस तरह से कि अनुच्छेद 6 के तहत लोग मांग कर रहे हैं कि वहाँ पर उनको सहायता दिया जाए या उनके लिए समस्याएं जो है उसको हल किया जाए, उनको जेलों में बंद किया जा रहा है। सोनम वांगचुक उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट के दलित जो CJI थे उस पर जूता मारा जा रहा है और उस पर मीम बनाए जा रहे हैं, और ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से पूरे देश के अंदर में दलित बनाम ब्राह्मण का एक माहौल तैयार हो रहा है। जिस तरह से दलितों के खिलाफ ब्राह्मणों का या ब्राह्मणवादियों का हमला शुरू हुआ है, और इसी तरह क्रम में जिस तरीके से लगातार इस घटनाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से जैसा लोगों को उत्तेजित किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि 26 तक जो माओवाद समाप्त करने का निश्चय लिया गया था वो पूरा हो जाएगा? अगर सरकार यही कहना चाहती है कि हर युवाओं के हाथ में रोजगार हो, तो कोई भी युवा लड़ने नहीं जाएगा, कोई भी युवा कहीं भी नहीं जाएगा। अगर उनके हाथ में रोजगार नहीं होगा तो उनके हाथ में माओवादियों का AK-47 जरूर होगा। ऐसी स्थिति की कल्पना कोई हवाई नहीं है, ये वास्तविक है। यही कारण है कि माओवादियों को खत्म करने के जो लक्ष्य हत्या और उनके आत्मसमर्पण को अपनाया गया है, उसके जगह उनके रोजगार की व्यवस्था किया जाए, देश के युवाओं के हाथ में रोजगार दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अन्यथा एक तरफ माओवादी आत्मसमर्पण करके रोजगार हासिल करेंगे, दूसरी तरफ युवा हथियार उठाकर माओवादी बनेंगे, और इस धारा को अनवरत चलते रहेगा तो न कभी माओवादी समाप्त होने वाले हैं और ना ही कभी सरकार की मंशा पूरी होने जा रही है। लेकिन इन तमाम चीज़ों में जो चीज़ स्पष्ट है वो स्पष्ट यही है कि दो दुश्मन जो हैं, जो RSS और माओवादी एक दूसरे के आमने सामने हैं, एक दूसरे को ख़त्म करने पर आमदा है। इसमें निश्चित तौर पर जीत उन लोगों की ही होगी जो ज़्यादा मजबूत होंगे। ये युद्ध है, बल्कि यूँ कहें ये महायुद्ध है, और इस महायुद्ध में करोड़ों की आहुति होगी, और इन आहुतियों में कौन टिकेंगे और कौन जीतेंगे ये रणनीति तो तय करेगी ही, लेकिन आत्मबल भी तय करेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जीत अगर जनता की होती है तो यह देश साम्यवाद की दिशा में जाएगा। जीत अगर माओवादियों की होती है तो ये दिशा साम्यवाद की ओर जाएगा, समाजवाद की तरफ जाएगा। अगर यह जीत RSS की तरफ होती है तो निश्चित तौर पर यह मनुस्मृति को स्थापित करेगा, और वही पुराना जो नियम था शूद्रों के
कान में पिघला शीशा, गले में हंडी लटकाने की जो परंपरा थी वह चालू होगा। सीजीआई के ऊपर जूता फेंक करके साबित कर दिया गया और उनके गले में हंडी बांध करके मीम बना करके उनके भक्तों ने भी साबित कर दिया वो किस तरह का देश बनाना चाहते हैं। आदिवासियों, महिलाओं, शोषितों, उत्पीड़ितों, दलितों को क्या पसंद आएगा? वह गले में हंडी और कान में पिघला शीशा, शिक्षा से दूर, रोजगार से दूर, अगर ये उनको पसंद आएगा तो निश्चित तौर पर माओवादी हार जाएंगे। अगर आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं को ये चीज़ पसंद नहीं आएगा तो चाहे आरएसएस लाख कोशिश कर लें, माओवादी को ना तो हरा पाएंगे, अपितु संभावना है सत्ता पर भी माओवादी पहुंच जाए। जो भी होगा ये भविष्य के गर्त में है। आज स्थिति यही है कि माओवादियों को सारंडा के जंगलों में घेरा गया है और यह घेराबंदी जो है मनोवैज्ञानिक भी चलता है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर हजारों की फौज की तैनाती की गई है, माओवादियों ने अपनी सुरक्षा में आईडी ब्लास्ट लगाए हुए हैं, आईडी बम लगाए हुए हैं, प्लांट किए हुए हैं हर जगह जगह पर, जिस कारण की पुलिस वहाँ तक पहुँचने में अक्षम हो रही है। आगे क्या होता है यह देखते हैं। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए।